नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं कि कैसे हजारों मील दूर हो रहा एक संघर्ष सीधा किसी की जेब पर असर डाल सकता है। चलिए, होर्मुज़ जलडमरू मध्य के इस पूरे संकट को खोल कर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर ईरान में कुछ हो रहा है और यहाँ पेट्रोल, रसोई गैस और अरे हाँ, समोसे तक का दाम बढ़ जाता है। कैसे? इसका जवाब ना दुनिया के एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ते में छिपा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सारी की सारी कहानी एक पतले से समुद्री रास्ते पर आकर टिक जाती है। ये एक ऐसा चोक पॉइंट है, मतलब एक ऐसी गर्दन कि अगर ये बंद हो जाए तो समझ लीजिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया ही जाम हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की। देखिए, होर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने से ना तेल और गैस का एक जबरदस्त संकट खड़ा हो गया है और इसका असर सीधा हम सब पर पड़ रहा है। और इसका असर, अरे वो तो फौरन और हर जगह दिखने लगता है। पेट्रोल पंप पर देखिए, अपने किचन में देखिए, जहां एलपीजी सिलेंडर से लेकर पका हुआ खाना तक महंगा हो जाता है। और यही नहीं, स्रोत ये भी बताता है कि इसका सीधा असर उन किसानों पर भी पड़ रहा है। सोचिए, जिनके फल और सब्जियां मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट होने थे, वो अब जहाज़ों के रुकने की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। तो चलिए, अब सीधा इस संकट के सेंटर पॉइंट पर चलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। देखिए, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, इसे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन कह सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, पूरे दुनिया का लगभग 25 से 30% तेल इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। कुछ देशों के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। जैसे चीन को ले लीजिए, अपनी जरूरत का 90% तेल वो यहीं से मंगाता था। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बंद होने का मतलब क्या होगा। अच्छा, इस संकट में जो जहाज फंसे हुए हैं ना, वो कोई छोटे मोटे जहाज नहीं है। पहले तो हैं वीएलसीसी, यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। अरे ये इतने बड़े होते हैं, इतने विशाल, कि इनमें लाखों बैरल कच्चा तेल और हाँ, वही एलपीजी गैस भरी होती है जो हमारे आपके घरों में सिलेंडर में आती है। फिर नंबर आता है एलएनजी कैरियर्स का। इनको पहचानना बहुत आसान है, इनके ऊपर बने बड़े बड़े गोल टैंकों से। इन्हीं टैंकों में नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके लिक्विड बनाया जाता है, ताकि इसे पूरी दुनिया में भेजा जा सके। और मज़े की बात यह है कि यही गैस आगे चलकर हमारी गाड़ियों के लिए सीएनजी और घरों में पाइप से आने वाली पीएनजी बनती है। तो मतलब यहाँ ये समझना जरूरी है कि नेचुरल गैस के 3 रूप हैं। जब इसे दबाकर कंप्रेस करके सिलेंडर में भरते हैं तो वो बन जाती है सीएनजी, जो गाड़ियों में यूज होती है। जब यही गैस पाइप से घरों तक आती है तो कहलाती है पीएनजी। और जब इसे एकदम ठंडा करके लिक्विड बनाकर जहाज़ों से एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं तो वो होती है एलएनजी। है तो एक ही चीज़, बस रूप अलग अलग हैं। चलिए, अब जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये मामला सिर्फ एक रास्ते को ब्लॉक करने का नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, एक शतरंज की बिसात जिसमें कई देश शामिल हैं और सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। तो सोर्स के मुताबिक इस शतरंज की बिसात के मुख्य खिलाड़ी कौन-कौन हैं? देखिए, ईरान है, जिस पर समुद्री माइंस बिछाकर रास्ता रोकने और पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में मांगने का आरोप है। दूसरी तरफ है अमेरिका, जिस पर ईरान पर प्रेशर बनाने और उसकी तेल सुविधाओं पर बमबारी की कोशिश का आरोप है। फिर है चीन, जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है और उससे अपना बेदू नेविगेशन सिस्टम भी दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और इजराइल भी है, जो इस इलाके में सैन्य हमले कर रहा है। सोर्स में ना ईरान की कुछ बहुत ही खास टैक्टिक्स का जिक्र है, जैसे समुद्री रास्ते में माइंस बिछा देना, अपने दुश्मनों के तेल ठिकानों जैसे रास तनूरा और फुजेरा पर मिसाइलें दागना और पेमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ चीनी युआन पर अड़ जाना। और सुनिए, यहाँ तक कि थर्मल कैमरों को धोखा देने के लिए मिसाइल लॉन्चरों पर छतरी लगाने जैसी, मतलब एकदम जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ठीक है, ये सब तो हो रहा है, लेकिन इस पूरी कहानी में भारत कहाँ है? सोर्स की माने तो भारत इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल आर्थिक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। सोर्स यहाँ एक बड़ी दिलचस्प तुलना सामने रखता है। देखिए, एक तरफ है टापी पाइपलाइन, ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत आती है। और दूसरी तरफ एक और पाइपलाइन का प्रस्ताव था, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, जो कि छोटा और कहीं ज्यादा सीधा रास्ता होता।
अब सोर्स का तर्क ये है कि भारत, पाकिस्तान और ईरान तीनों इस पर राजी थे, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते ये प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ा। और ये जो स्लाइड है ना, ये सोर्स के मेन इकोनॉमिक आर्गुमेंट को एकदम साफ साफ दिखाती है। दावा ये किया जा रहा है कि 2019 से पहले ईरान भारत को जबरदस्त फायदे दे रहा था। सोचिए, तेल पर 12% की छूट, पेमेंट के लिए 60 दिन का क्रेडिट टाइम, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री, और सबसे बड़ी बात, पेमेंट आप इंडियन रुपये में कर सकते थे। लेकिन फिर अमेरिकी दबाव के बाद ये सारे फायदे बंद हो गए। तो सबसे पहला और बड़ा फायदा 12% का सीधा डिस्काउंट। अब इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जहां कीमतें हर पल ऊपर नीचे होती रहती हैं, वहां 12% की पक्की छूट मिलना एक बहुत बड़ी आर्थिक राहत थी, और इसका फायदा सीधा आम लोगों तक पहुंच सकता था। दूसरा फायदा था 60 दिन का क्रेडिट। मतलब समझिए इसका, भारत ईरान से कच्चा तेल लेता, उसे अपनी रिफाइनरी में साफ करता, बाजार में बेचता, और फिर जो पैसा आता उससे ईरान को पेमेंट करता। मतलब तेल खरीदने के लिए जेब से पहले पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। और सोचिए, इन सब का नतीजा आम आदमी के लिए क्या होता। सोर्स का अंदाजा है कि अगर भारत ने वो सस्ता तेल खरीदना बंद ना किया होता, तो आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार नहीं, बल्कि करीब करीब 75 रुपए प्रति लीटर होती। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो आखिर में सोर्स एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये दोस्ती है, दुश्मनी है, या फिर फॉरेन पॉलिसी का कोई उलझावा खेल? और सोर्स का असली सवाल यही है। वो ये पूछता है कि क्या अमेरिका भारत के साथ एक दोस्त की तरह पेश आ रहा है, या फिर एक बॉस की तरह जो ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और आखिर में सोर्स इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट होने चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक हो या स्ट्रेटेजिक। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में एक देश को कैसे चुनना चाहिए। एक तरफ है बड़े आर्थिक फायदे, और दूसरी तरफ है एक ताकतवर साथी का जियोपॉलिटिकल दबाव। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, वाकई सोचने वाली बात है।